100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर सहकारिता द्वारा आत्मनिर्भर भारत एवं बेहतर विश्व ये विषय पर आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी, मेरे साथी मंत्री श्री BL वर्मा जी, हम सब जिनको सहकारिता क्षेत्र के बहुत अच्छे कार्यकर्ता और विद्वान के नाते जानते हैं, ऐसे सुरेश प्रभु जी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के दिलीप संघाणी जी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, सहकारिता विभाग के सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी, डॉक्टर सुधीर महाजन जी, श्रीमान राव, श्री सुनील कुमार सिंह और आज देश भर के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम 100वें सहकारिता दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित आए हैं। वैसे थोड़ा लेट है, मगर निमित्त तो 100वें सहकारिता दिन के उपलक्ष्य में ही हम एकत्रित आए हैं। मित्रों, हमारे यहाँ परंपरा से कोई भी बच्चा जब आशीर्वाद मांगता है तो उसको हम अलग अलग भाषा में, देश की कई भाषाओं में अलग अलग तरीके से कहते हैं, तेरा आयुष्य 100 साल का हो। तो व्यक्ति के लिए महत्तम आयुष्य की कल्पना शत शरद की गई है। संस्था 100 साल की हो जाती है तो ये भी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, मगर कई संस्थाएं ऐसी होती है कि जो 100 साल की हो जाती है और फिर भी रिलेवेंट रहती है, अपना अपना योगदान करती हैं। मगर एक विचार और एक विचारधारा के लिए 100 साल ये युवा अवस्था होती है, ये हमें याद रखना चाहिए। आज 100 साल के बाद हम सहकारिता दिन मना रहे हैं, तब हमने ये बात याद रखनी चाहिए कि 100 साल में हमने काफी अच्छा किया है। आने वाले 100 साल में बहुत बेहतर करने के संकल्प के साथ आज यहां से आगे बढ़े। मैं चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति हूं। ढेर सारी कमियां इस 100 साल के आंदोलन में से निकल सकती हैं। हमारा ग्रोथ कम है, हमारा व्याप कम है, विकास भी कम हुआ है, व्याप कम हुआ है, कई क्षेत्र छूट गए हैं। जिन क्षेत्रों में पहुंचे वहां भी 100% सैचुरेशन नहीं है। कई सारी कमियां निकाल सकते हैं, मगर मैं कह सकता हूं कि इतने सारे ऑड्स के साथ, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में ये 100-125 साल में सहकारिता आंदोलन ने जो किया है, इससे मैं सहकारिता के कार्यकर्ता के रूप में बहुत संतुष्ट हूं और गौरव का अनुभव कर रहा हूं। हम एक मकाम पर पहुंच चुके, एक नींव डालने का काम समाप्त हुआ है और ये मकाम, ये मंच और ये नींव पर एक बुलंद इमारत अगर आगे हम बना सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि सहकारिता के जो सिद्धांत है वो न केवल भारत, न केवल विकसित देश, समूचे विश्व को एक नया, सफल और टिकाऊ आर्थिक मॉडल देने का काम कर सकते हैं। किंतु इसके लिए हमने नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ, नए प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। मित्रों, सुरेश प्रभु जी ने बहुत विद्वतापूर्ण बात हमारे सामने रखी, एकदम अध्ययनपूर्ण बात।
मैं उसका थोड़ा सरल भाषा में रखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में दो मॉडल विगत 100 साल के अंदर अलग अलग देशों ने अपनाए भी और देश उस रास्ते पे चले भी, साम्यवाद का और पूंजीवाद का। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, और बाद में जब विफल जाते हैं तो अपने आप परिवर्तन होता है, क्योंकि समाज का समय का स्वभाव है। परंतु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सहकारिता का मॉडल मध्यम मार्ग का है, सहकारिता का मॉडल सफल हो सके ऐसा मॉडल। मैं इस पर बाद में डिटेल में बात करूंगा, परंतु अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिन के दिन हम सभी सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सहकारिता के मॉडल को आधुनिक समय के अनुरूप बनाकर विश्व के सामने प्रस्तुत करने के संकल्प का दिन है। सहयोग और योगदान को सहकारिता के माध्यम से चैनलाइज कर देश और दुनिया की कई सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने का दिन है और अनेक समुदायों के बीच में स्वयं सहायता, पारस्परिक सहायता, समानता, आर्थिक स्वतंत्रता और सह समृद्धि का रास्ता दिखाने का और वो रास्ते को प्रशस्त करने का संकल्प लेने का ये दिन है। 1923 से सहकारी समितियां सहकारी दिन को मनाती हैं, मगर मैं भारत के सहकारी क्षेत्र से, सहकारी आंदोलन से, सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। आज हमने संकल्प लेना है कि आजादी का जब शताब्दी मनाया जाएगा तब वो भारत के सहकारिता की पीक वाला वर्ष होगा, आजादी का जब शताब्दी। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने जो हमारे सामने कल्पना रखी है आत्मनिर्भर भारत की, उसको चरितार्थ करने के लिए सहकारिता आगे बढ़ी। और ये अगर करना है तो हमें सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ चीजों को साझा करने का व्यवहार और सहयोग का अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमने ये करना है तो ये जो मैंने आगे दो आर्थिक मॉडल कहे, वो आर्थिक मॉडलों के कारण जो असंतुलन, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है, पूंजीवाद भी एक्सट्रीम है और साम्यवाद भी एक्सट्रीम है, इसके कारण असंतुलित विकास हुआ है, विशेषकर व्यक्तियों के जीवन में, व्यक्तियों के बारे में। ये असंतुलित विकास को अगर सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी विचार में बदलना है तो सहकारिता के मॉडल को हमने लोकप्रिय कराना होगा और सहकारिता के द्वारा ही आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण हो सकता है। इस संकल्प को हम आत्मसात कर आगे बढ़ना होगा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 125 साल के आंदोलन में दुनिया भर में सहकारिता ने अपना एक स्थान बनाया है। ये पूरे ग्रह पर 12% से ज्यादा आबादी, 30 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के साथ जुड़ी है। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। मैंने पहले भी कहा, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद, इतने सारे ऑड्स के बावजूद विश्व की 12% आबादी 30 लाख समितियों के माध्यम से सहकारिता से जुड़ी है और संयुक्त वैश्विक सहकारी अर्थव्यवस्था की बात करें तो फ्रांस की अर्थव्यवस्था से वो बड़ी है।
मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों में एक गलत धारणा है कि सहकारिता आंदोलन विफल हो गया है। जर्मनी के बाद इस संयुक्त वैश्विक सहकारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है। यह हमें मालूम होना चाहिए। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है सहकारिता क्षेत्र का विश्व भर के अंदर। और कई ऐसे देश हैं जिनके जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा योगदान सहकारिता का है। न्यूजीलैंड के जीडीपी में 20%, नीदरलैंड के जीडीपी में 18%, फ्रांस के जीडीपी में 18%, फिनलैंड के जीडीपी में 14%। ये बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 100 साल के, 125 साल के आंदोलन की, सहकारी आंदोलन की गतिविधियों के बाद हम ऐसे मकाम पर खड़े हैं जहां एक मजबूत नींव डालने का काम हमारे पुरखों ने समाप्त कर दिया है। वो नींव पर एक मजबूत इमारत बनाने का काम हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों ने आगे बढ़ाना है। ये विचार को एक लंबा आयुष्य देकर, ये विचार को आधुनिक समय के अनुरूप बनाकर, ये विचार को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर, ये विचार को प्रोफेशनलिज्म के साथ जोड़कर और 100 साल तक आगे ले जाने का काम करना है। और ये जिम्मेदारी हम सभी के जिम्मे है। और मित्रों, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 300 सहकारी समितियां ऐसी है विश्व के अंदर जो बहुत बड़ी समितियों में आती है, जिसमें यूएसए में 75 है, फ्रांस में 35, जर्मनी में 31, जापान में 26, भारत की भी 3 कंपनियां आती है, इफको, अमूल और क्रिप्को। तीनों समितियां इसमें अपना स्थान रखती हैं। और जब सहकारी समितियों की बात होती है, विशेषकर मैं भारत की बात करता हूं क्योंकि हमने सहकारिता के प्राण क्षेत्र को बचाकर रखा है। विश्व में कई जगह सहकारी समितियां अलग अलग प्रकार के विशिष्ट बेनिफिट प्राप्त करने के लिए बनी है। मॉडल तो सहकारी है, कानून की दृष्टि है वो सहकारिता को अनुपालना करते हैं, परंतु मुनाफा के डिस्ट्रीब्यूशन में शायद वो कोऑपरेटिव के स्पिरिट को नहीं पालन करते हैं। मगर जब मैं अमूल, क्रिप्को और इफको की बात करता हूं तब पूरा का पूरा मुनाफा सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जमा करने का काम ये हमारी सहकारी समिति है। इसलिए हमने इसको आधार बनाकर सहकारिता आंदोलन को आगे ले जाना पड़ेगा। सहकारिता आंदोलन का मूल देखें तो कोई ऐसे इसका बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट किया गया इतिहास नहीं है। ऐसा कहते हैं कि स्कॉटलैंड के अंदर शुरुआत हुई थी। अब ढूंढना भी बहुत दिक्कत वाली बात है, परंतु मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि संविधान शायद उस वक्त ना बना हो, उसकी कानूनी मान्यता ना आई हो, परंतु सहकारिता शुरुआत से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है। वो विचार भारत का विचार, हमारी संस्कृति का प्राण तत्व ही सहकारिता है। और भारत ने पूरी दुनिया को सहकारिता को आगे बढ़ाने का, सहकारिता के विचार को देने का काम किया है। हमारे यहां भी लगभग 125 साल पुराना सहकारिता का इतिहास है। मित्रों, 30 लाख सहकारी समितियां दुनिया में और कई सारे देश उसमें से अपने जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करते। भारत में भी 8,55,000 सहकारी समितियां बनी और भारत की लगभग 12 करोड़ की आबादी सीधी इससे आर्थिक जीवन यापन कर पाए। इस प्रकार से हमने ये मॉडल को खड़ा किया है। देश के 51% गांव में कोई न कोई सहकारी समिति आज अस्तित्व बना रही। 51% गांव। जरूरत है कि कोई भी कानून हो, कोई भी विचार हो,
कोई भी एक्ट हो, अगर 50 साल के बाद इस पर पुनर्विचार नहीं होता है तो वो कालबाह्य हो जाता है, क्योंकि समाज बदलता है, इसके अनुरूप कानूनों को भी बदलना पड़ता है। समाज बढ़ता है, बदलता है, इसके अनुरूप हमने हमारी व्यवस्थाओं को भी बदलना पड़ता है। मगर समय समय पर सहकारिता आंदोलन में बदलाव का जो विचार होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसका मूल कारण था कि सहकारिता मंत्रालय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक जॉइंट सेक्रेटरी पूरे देश भर के इतने विराट सहकारिता आंदोलन को देख रहे थे। मैं तो बधाई देना चाहता हूं नरेंद्र भाई को कि 75वें आजादी के वर्ष में उन्होंने सहकारिता मंत्रालय को अलग बनाकर भारत के सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने का काम किया है, इसके अंदर प्राण पूरने का काम किया है। और मित्रों, आज मेरे लिए तो विशेष गौरव का विषय है, क्योंकि सबसे पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। सहकारिता आंदोलन से मैं लगभग 21 साल से आयु से जुड़ा हूं, आज भी जुड़ा हूं। रूपाला जी ने एक ताना हम सबके लिए लगाया कि भाई हम सहकारिता की बात तो करते हैं, नेता तो बनते हैं, मगर सहकारिता में कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। रूपाला साहब, कितनी भी व्यस्तता हो, आज भी मैं मेरे पैक्स की एजीएम में निश्चित रूप से उपस्थित रहता हूं। और नवरात्रि के दूसरे दिन और भाई दूज के दिन 2 दिन अवश्य मेरी पैक्स की ऑफिस में जाकर पैक्स को आगे कैसे बढ़ाना इसकी चिंता करता हूं, क्योंकि ये 2 दिन मैं मेरे गांव में जाता हूं। तो मित्रों, हम सब ने योगदान बढ़ाना चाहिए। मैं रूपाला जी से सहमत हूं, व्यस्तता तो होती ही है, मगर प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और हमारे देश में सहकारिता आंदोलन ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ा योगदान किया है मित्रों। कृषि वितरण के अंदर, कृषि ऋण वितरण के अंदर 19% कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से हो रहा है। खाद्य वितरण में 35% वितरण कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। खाद्य प्रोडक्शन में, उर्वरक उत्पादन में 25% देश का उर्वरक हम कोऑपरेटिव के माध्यम से बनाते हैं। चीनी के क्षेत्र में 31% चीनी कोऑपरेटिव शुगर मिलें बना रही हैं। स्पिंडल और तकली के क्षेत्र में 29% सूत कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं। दूध की खरीदी और उत्पादन में 10% हिस्सा कोऑपरेटिव का है। मगर इसमें मैं थोड़ा सुधार जरूर जोड़ना चाहूंगा, कुछ लोगों को एक कम लगेगा। हमारे यहां बहुत सारा दूध का मार्केटिंग सीधा ही दूध उत्पादक उपभोक्ता को कर देता है, बीच में कोई नहीं आता है। गांव में बहुत सारे ऐसे दूध उत्पादक हैं, वो अपने आसपास में अपना दूध बेच देते हैं। इसलिए फिर भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। गेहूं की खरीदी 13% खरीदी कोऑपरेटिव सोसाइटीज करते हैं। धान की खरीदी 20% सोसाइटियां खरीदी कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती है। और मछली पालन में 21% टर्नओवर, रूपाला साहब यहां बैठे हैं, मेरे मन में एक योजना है, बाद में बताऊंगा मैं उनको, मगर 21% उत्पादन मछुआरा कोऑपरेटिव सोसाइटी करते हैं। मित्रों, बहुत विराट स्वरूप है। आज 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिन के दिन हम सबने सहकारिता के भारत में विराट स्वरूप को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसके आधार पर आगे बढ़ने का एक हमारा मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। मगर मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि क्या संतुष्टि की स्थिति है? मैं ही जवाब देता हूं मित्रों, इस संतुष्टि की स्थिति नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा, लगभग 70 करोड़ लोग आज गरीब माने जाते हैं। और ये 70 करोड़ लोगों को देश के विकास के साथ जोड़ना है और उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, तो कोऑपरेटिव के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, ऐसा मेरा निश्चित है।
और एक समय आता है हर चीज का। मैं मानता हूं इसका समय आ चुका है। जिसके पेट में खाना ना हो, घर में सुविधा ना हो, वो व्यक्ति सपने नहीं देख सकता। सबसे पहले तो उसको पेट भरना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। किसी के पास घर रहने का घर ही नहीं है, घर में शौचालय ही नहीं है, घर में बिजली ही नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, 2 टंक खाने का व्यवस्था नहीं है, तो वो क्या सपना देखेगा? सपना यही देखेगा कि 2 बार खाना मिल जाए, सपना यही देखेगा कि घर मिल जाए, सपना यही देखेगा कि घर में बिजली आ जाए, सपना यही देखेगा कि घर में शौचालय आ जाए, घर में गैस का सिलेंडर आ जाए। तो 60 करोड़ लोग देश के 70 साल तक, आजादी के 70 साल तक स्वप्न देखने की भूमिका में ही नहीं थी, उनकी स्थिति ही नहीं थी। परंतु 2014 में नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबी हटाओ के नारे एक कांग्रेसी लगाते रहे जीवन भर, गरीबी हटाने का काम नहीं हुआ क्योंकि निष्ठा नहीं थी उनकी। नरेंद्र भाई ने एक गरीबों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। ये 70 करोड़ लोग, ये 70 करोड़ लोग, सबके पास आज घर है, घर में बिजली है, स्वास्थ्य का 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, 2 टाइम का खाना उनको मुफ्त मिल रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो चुकी है, उसके घर में गैस आ चुका है, उसके घर में बिजली आ चुकी है। अब वो अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, वो स्वप्न देख रहा है, उसको आगे बढ़ना है, उसको अपना आर्थिक विकास करना है। और मित्रों, आज तक ये 70 करोड़ लोग देश के आर्थिक विकास से कटे हुए थे। ये दुनिया भर के अर्थशास्त्री अलग अलग मॉडल की चर्चा करते हैं। मेरा तो उनको आह्वान है कि ये मॉडल को आप समझिए। पहले 70 करोड़ लोग का जीवन स्तर ऊपर लाए बगैर, उसके खाने पीने की चिंता करे बगैर, उसके स्वास्थ्य की चिंता बगैर करे बगैर, क्या उसको देश के आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या नहीं जोड़ा सकता है, क्योंकि वो पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में ही 70 साल तक लगा रहा। पीढ़ियां लगी रही उसकी। जिसके सर पर छती नहीं है वो क्या स्वप्न देखेगा? मगर आज मोदी जी ने उसको स्वप्न दिखता हुआ किया है, उसकी आकांक्षा को बढ़ाया है। अब वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी पैदल जाने की जगह स्कूटी पे चला जाए। अब वो देखता है कि भाई लाइट आ गई है, मेरे घर में एक पंखा भी आ जाए। अब वो देख रहा है कि मैं जमीन पर सो रहा हूं, एक आध बेड हो जाए तो बूढ़ी मां आराम से सो पाए। ये आगे की सोचने लगा है। उसकी आकांक्षाएं बड़ी है, उसकी अपेक्षाएं बड़ी है। और मैं आपको कहता हूं कि बढ़ी हुई आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अगर पूरी करना है तो केवल और केवल कोऑपरेटिव ही कर सकता है, सहकारिता ही कर सकता है। वो स्वप्न देखने वाले 70 करोड़ लोग, आकांक्षाएं बढ़ी हुए 70 करोड़ लोग का एक जन समूह जो मोदी जी ने निर्मित किया है, उसको कोऑपरेटिव ने चैनलाइज करना चाहिए, सहकारिता आंदोलन ने चैनलाइज करना चाहिए। सहकारी समितियों के माध्यम से इसके जीवन में उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे। अगर ये 70 करोड़ लोग आत्मनिर्भर नहीं बनते आर्थिक रूप से, तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कोरी कल्पना है। मित्रों, भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भरता का मतलब है नहीं कि हमारी पूरी रिक्वायरमेंट हमारे देश में ही हम बना दें। वो तो है ही, कोई भी चीज विदेश से न लानी पड़े। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर भी हम आत्मनिर्भर हो, उत्पादन के क्षेत्र के अंदर भी हम आत्मनिर्भर हो। परंतु इसके साथ साथ आत्मनिर्भर की कल्पना यह भी है कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। जब हर व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है तो देश आत्मनिर्भर अपने आप हो जाता है मित्रों। और ये कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। और मैं आपको बड़े मन से बताना चाहता हूं मित्रों, इस 70 करोड़ लोगों को सहकारिता क्षेत्र चैनलाइज करे, बढ़ती हुई इनकी आर्थिक आकांक्षाओं को हम एक मंच दे, प्लेटफॉर्म दे, एक साधन उपलब्ध कराए और उसको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने।
सहकारिता का मतलब ही ये है कि बहुत कम पूंजी वाले परंतु बहुत लोग एक साथ आकर छोटी छोटी पूंजी से एक बड़ी पूंजी बनाकर एक नया उद्यम शुरू करे, वही तो सहकारिता है। अगर 70 करोड़ लोगों के पास पूंजी नहीं है, मगर सहकारी समितियों के माध्यम से हम उनको जोड़ते हैं, उनको काम करने का जरिया देते हैं, तो मुझे विश्वास है कि ये 70 करोड़ लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और 70 करोड़ लोग अगर आत्मनिर्भर बनते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण अपने आप हो जाता है, वो सहकारिता के माध्यम। मगर ये करना है तो हमने भी हॉल में से बाहर निकलकर गांव में जाना पड़ेगा। हमने एक करना है तो हम पर भी कठोर प्रकार के नियंत्रण हमने स्वयं डालने पड़ेंगे। अगर ये करना है तो हमने भी सहकारिता के अभी के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। अगर ये करना है हमें नई दृष्टिकोण के साथ आगे जाना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी सभी पैक्स को कंप्यूटराइज करने का निर्णय किया है। 65,000 पैक्स को हम कंप्यूटराइज करेंगे। पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड चारों ऑनलाइन हो जाएंगे। ऑडिटिंग भी ऑनलाइन हो जाएगा। हर किसान का अकाउंट नाबार्ड ऑनलाइन देख पाए, इस प्रकार की ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो जाएगी। वो स्थानीय भाषा में होगा। अनपढ़ से अनपढ़ किसान वो कंप्यूटराइजेशन वाले पैक्स को उपयोग कर पाएगा। परंतु एकमात्र उद्देश्य नहीं है। पैक्स में पारदर्शिता लाना तो उद्देश्य है ही, पैक्स की अकाउंटिंग सिस्टम को सुधारना वो उद्देश्य है ही, बैंकिंग को ठीक ठाक करना वो उद्देश्य है ही। इसके साथ एक और उद्देश्य भी है। इसके तुरंत बाद सहकारिता विभाग ने 4 दिन पहले ही एक मॉडल बायलॉज पैक्स के बनाकर हमने सभी देश को दी, देश के सभी राज्यों को भेजे हैं। अब सभी कोऑपरेटिव्स को भी हम भेजने पर आपके सुझाव चाहिए, क्योंकि पैक्स एक केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, राज्यों का सब्जेक्ट है। परंतु इसके अंदर भारत सरकार एक मॉडल बायलॉज बनाकर भेजेगी। इसके अंदर हम पैक्स को मल्टीपर्पज, मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं। 25 प्रकार की गतिविधियां पैक्स के साथ जोड़ी है। पैक्स एफपीओ बन जाएगा, पैक्स गैस वितरण कर पाएगा, पैक्स भंडारण स्टोरेज कर पाएगा, पैक्स सस्ता अनाज की दुकान खोल पाएगा, पैक्स पेट्रोल पंप भी ले पाएगा, पैक्स अनेक प्रकार की वितरण की व्यवस्थाएं भी करेगा। 20 प्रकार की अलग अलग चीजें, 25 प्रकार की इसके साथ जोड़ने का निर्णय हमने करा है। ये कम्युनिकेशन सेंटर बने हैं, जिसके अंदर राज्य की सारी सुविधाएं, हर गांव में एक बच्चा कंप्यूटर लेकर करता है। अब ये वो पैक्स में भी हो जाएगी। जन्म और मृत्यु का दाखला चाहिए तो पैक्स 5 रुपया देकर उनको निकाल देगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगी मगर रोजगारी भी बढ़ेगी, पैक्स भी मजबूत होगा। अनेक प्रकार के काम हमने मॉडल बायलॉज के अंदर, पैक्स के अंदर जोड़ने का प्रयोग सोचा है और इसको हमने सभी राज्यों को अपने सुझावों के लिए भेजा है। अब सभी कोऑपरेटिव्स को भी हम सुझाव के लिए भेजेंगे और आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ढेर सारे नए काम पैक्स के लिए हमने सोचे भी हैं और पैक्स करेगा भी। खाद्य वितरण से लेकर अनेक प्रकार के काम इसके अंदर जुड़े हैं। ये नल से जल का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें प्रोफेशनली पूरे गांव की पानी वितरण की व्यवस्था भी पैक्स करेगा। ऐसे बहुत सारे काम जुड़े हैं, बहुत सारी सुविधाएं गांव की इसके साथ जोड़कर पैक्स को गांव की गतिविधियों का आत्मा बनाने का काम, केंद्र बनाने का काम ये नए बायलॉज करने वाले हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं कि नए बायलॉज के माध्यम से ये 70 करोड़ आकांक्षी लोग जो खड़े हुए हैं, वो 70 करोड़ आकांक्षी लोगों को नया समावेशी आर्थिक विकास का मॉडल सहकारिता के क्षेत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, इसका मुझे विश्वास है। और मैं आज ये सम्मेलन के अंदर सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप मांगना छोड़ दो, करना चालू करो।
कि देने वाली सरकार ऐसी है जिसके पास मांगने की ही जरूरत नहीं है। मांगने का विचार ही न करे सहकारी क्षेत्र, हम सब कुछ देने के लिए चालू तैयार है, मगर आप क्षेत्र को बढ़ाइए भाई। जितने भी सुझाव आए हैं, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, पैक्स को मल्टी डायमेंशनल करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म करना चाहिए, कंप्यूटर, ये सारे पर हमारा काम चल रहा है। आप कहोगे कि हमने तो मांगा ही नहीं, हमने तो कहा ही नहीं, मगर मैं तो आपके बीच में से आता हूं तो मुझे तो मालूम है कि क्या चाहिए। मांगना क्या पड़ेगा और मांगना क्यों पड़ेगा। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों को, सहकारिता को संपन्न बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए और प्रासंगिक बनाने के लिए जो कुछ भी सुधार करने चाहिए वो करने के लिए तैयार है, प्रोएक्टिव है। मगर हमने भी, मैंने जैसे कहा, कुछ कठोर नियंत्रण स्वयं हम पर डालने पड़ेंगे। कानून से कोई क्षेत्र सुधर नहीं सकता है, कानून वॉचडॉग का काम सब कर सकता है। सहकारिता आंदोलन जैसे क्षेत्र को अगर सुधारना है तो हमने स्वयं कुछ नियंत्रण अपने आप पर डालने पड़ेंगे, और वो कानून के कारण नहीं डालने चाहिए, स्पिरिट के कारण डालने चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि हम सब ये करेंगे। हमने प्रशिक्षण के लिए एक सहकारिता यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय किया है। अभी राष्ट्रीय सहकारी संघ के तत्वाधान में राज्यों में सहकारी संघ है, राज्यों के बाद जिलों में है, और फिर तहसील में है। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, कई जगह अलग अलग प्रकार के संस्थान, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन भी बने हैं। ये सारों को ये यूनिवर्सिटी अपने साथ एफिलिएटेड करेगी, एक कोर्स बनाएगी, जो कोर्स अकाउंटिंग का भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा, मैनेजमेंट का भी होगा। और ये सारे कोर्स करे हुए लोग अगर सहकारी समिति में नौकरी पाएंगे, और हम तय कर देते हैं कि यहीं से निकलने हुए लोगों को ही नौकरी मिलेगी, तो हम भी जो नौकरी देने में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, मामा मौसा के लड़कों को रख देते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। और करना चाहिए, जिनके पास क्षमता है उनको लाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। हमने भी कोऑपरेटिव के स्पिरिट को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सहकारिता यूनिवर्सिटी बहुत सारे विचारों के साथ अभी बन रही है, कुछ ही समय के अंदर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ये राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी होगी, और वो राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ जुड़कर समग्र देश के सहकारिता क्षेत्र के लोगों की प्रशिक्षण की व्यवस्था। मित्रों, हमने अमूल को एक काम दिया है और काफी कुछ आगे कर लिया है। देश में प्राकृतिक खेती बढ़ी है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाजार में ज्यादा रेट तभी मिलेगा जब इसकी विश्वसनीयता होगी। कई जगह पे कई लोग अपने प्रोड्यूस पर ऑर्गेनिक लिखकर बेचते हैं, वो ऑर्गेनिक की, आप बैठ जाइए भैया, ऑर्गेनिक की विश्वसनीयता को खत्म करते, मगर सर्टिफिकेशन की व्यवस्था ही नहीं है, बहुत कम है, लेबोरेटरीज नहीं है। हमने अमूल के माध्यम से एक कोऑपरेटिव संस्था अमूल के तत्वाधान में बनेगी, जिसके साथ और कोऑपरेटिव देश भर से जुड़ेंगे। हर जिले में कम से कम एक मिट्टी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दोनों के सर्टिफिकेशन की एक विश्वसनीय व्यवस्था, लेबोरेटरी हम बनाएंगे। वो लेबोरेटरी 100% भारतीय होगी, भारत की टेक्नोलॉजी से बनी हुई होगी, और वो देश भर के सभी किसानों के उत्पाद को, ऑर्गेनिक उत्पाद को सर्टिफाई करने का काम करेगी, जिससे उसको विश्व के बाजार में पहुंचाया जाए। और इसके लिए एक नोडल एजेंसी अमूल बनेगा। अमूल अपनी ब्रांड के साथ ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और दुनिया के बाजार में, मार्केट में रखने का काम करेगा। मैं मानता हूं कि इससे ऑर्गेनिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े हुए किसानों को कम से कम 30% अपने प्रोड्यूस का ज्यादा दाम मिलेगा और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। इफको वाले निराश न हो, बहुत बड़ा देश है, आप खाद कहां बेचोगे ऐसा मत सोचिए। ऑर्गेनिक खेती के कारण जमीन, जल और जीवन तीनों का फायदा होता है, और पूरे विश्व में इसकी जागरूकता आई है। विश्व का बाजार हमारे लिए खुला है। हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर
जैविक खेती करने वाले सभी किसानों के प्रोड्यूस को विश्व के बाजार में पहुंचाएगी। बहुत सारे छोटी कोऑपरेटिव्स एक्सपोर्ट के लिए बहुत पोटेंशियल ऐसे क्षेत्र में काम करती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वाले। बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा साहब हमें बहुत कम दाम मिलता है, एक तो व्यापारी ले जाते हैं, हमारे पास तो रोजमदारी जितना ही पैसा आता है और विश्व के बाजार में बहुत बड़े रेट के साथ उसको मार्केटिंग चैनल नहीं है। अभी हमने तय किया है कि 2 बड़े कोऑपरेटिव्स, एक एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके अंदर मेंबरशिप और कोऑपरेटिव भी लेंगे और देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं की प्रोड्यूस को, इसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे, इसकी टोटल प्रोडक्शन चैनल को विश्व के बाजार के अनुरूप बनाएंगे, फिनिशिंग भी विश्व के बाजार के अनुरूप होगा, पैकेजिंग भी विश्व के बाजार के अनुरूप होगा और वो प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने की एक चैनल बनाने का भी हमने एक इनिशिएटिव लिया है। मित्रों, इससे ढेर सारे लोगों को ये काम होगा। ऑर्गेनिक उत्पाद भी इसके माध्यम से ही आगे बढ़ जाएंगे। बीज सुधार के साथ हमने इफको को और क्रिप्को को जोड़ने का तय किया है। भारत सरकार बहुत कम समय के अंदर बीज सुधार के लिए उनको जमीन उपलब्ध कराने वाली है और बीज सुधार के क्षेत्र में कोऑपरेटिव के माध्यम से 1 ही एकड़ में किसान के उत्पाद को लगभग 25 से 30% बढ़ाना और 5 साल के बाद इसको 100% बढ़ाने के लक्ष्य के साथ बीज सुधार का काम भी कोऑपरेटिव क्षेत्र करने वाला है। मित्रों, आज मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का जो महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, इसको हम सब कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वाले लोग समझे और उसके माध्यम से मैंने जो कहा 70 करोड़ आकांक्षी लोग खड़े हुए हैं उनको जोड़ने का काम करें। जैम के प्लेटफॉर्म पर अभी कैबिनेट ने सहमति दी है। बड़ी कोऑपरेटिव्स जो हमारी है वो जैम के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकती हैं। अभी तो वॉलंटरी है, मगर हमारे यहाँ भी रिक्रूटमेंट और परचेज दोनों में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। अगर हम जैम का उपयोग करते हैं तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज तक सिर्फ सरकारी अंडरटेकिंग्स को ही और गवर्नमेंट को स्वयं को और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को ही जैम पर एंट्री थी। सबसे पहली जैम की सरकार के बाहर किसी की एंट्री हुई थी तो सहकार की हुई। जैम को भारत सरकार ने सहकारी समितियों के लिए खोलने का निर्णय ले लिया है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का सहकारिता विभाग एक डेटाबेस भी बना रहा है जिससे ड्राई पॉकेट्स हमारे ध्यान पर आएंगे। पैक्स कहाँ पर नहीं है, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां कहाँ पर नहीं है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स कहाँ पर नहीं है, दरिया किनारा के क्षेत्र में कहाँ मछली उत्पादन के कोऑपरेटिव्स नहीं है। ड्राई एरिया तय कर राष्ट्रीय सहकारी संघ के माध्यम से, स्टेट कोऑपरेटिव्स बैंक्स के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से एक एक्सटेंशन का प्रोग्राम कोऑपरेटिव का शुरू हो, इसलिए हम आगे काम करने वाले हैं। ये डेटाबेस बन जाएगा। एक डेटा सेंटर की भी कल्पना की है, मगर अभी तो हम डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव के डेटाबेस बन जाने के बाद कोऑपरेटिव के एक्सपांशन को अगले साल से हम हाथ में लेंगे। मित्रों, ढेर सारी संभावना है हमारे सामने पड़ी है। हमें पुरुषार्थ करना है, हमें समय देना है और हमने कोऑपरेटिव की स्पिरिट को आत्मसात कर कोऑपरेटिव के आंदोलन को लंबा जीवन देना है। कई लोग मुझे कहते हैं कि कोऑपरेटिव के आंदोलन को लंबा चलना चाहिए। मैं आज एक वाक्य आप लोगों को कहकर चाहता हूं, सहकारिता आंदोलन को सिर्फ सहकारिता ही लंबा जीवन दे सकती है, कोई सरकार नहीं दे सकती। सहकारिता आंदोलन में से अगर सहकारिता की स्पिरिट को आप निकाल दोगे तो हम ही सहकारिता के आंदोलन का अंत कर देंगे। हमें सोचना पड़ेगा क्यों सिमट कर रह गया सहकारिता आंदोलन 8-10 राज्यों के अंदर, क्यों पैक्स मरने पर पड़े हैं। ठीक है, रूपाला जी ने कहा डिफंग हो जाते, इसका नए बायलॉज में हमने प्रावधान किया है। जो पैक्स डिफंग हो जाते हैं अगर 180 दिन में रिवाइव नहीं होते हैं तो उसको लिक्विडेट कर नए पैक्स की परमिशन सरकार को देने का अधिकार मिल जाएगा अपने आप। तो वो डिफंग पैक्स साइड पर हट जाएगा, नया पैक्स अस्तित्व में आ जाएगा। परंतु डिफंग क्यों होते हैं? क्योंकि हमने सहकारिता के सिद्धांत को छोड़ा है।
सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी अपील है, सहकारिता को लंबा जीवन देना है, सहकारिता को रिलेवेंट बनाना है, सहकारिता को देश के अर्थतंत्र में कंट्रीब्यूटर बनाना है और ये 70 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर सहकारिता के माध्यम से बनाना है। तो सहकारिता के सिद्धांतों को हम सब भी आत्मसात करें, अपने आप से ऊपर उठकर सहकारिता आंदोलन के लिए इस क्षेत्र में काम करें। यही अपील के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको फिर से सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।